Record. गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने कल रेगुलेटरी एंड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, आप लोग मेरी रिकॉर्डिंग सुनते होंगे तो ऐसा कहीं भी गुड ऐप क्रैश हो रहा है। पैसे नहीं लिए होंगे, दे दिए उन्होंने, पैसे दे दिए। हाँ, मैं तो, उन्होंने ऐप वाले को नहीं लिए होंगे। चलो, conceptual and regulatory framework. So, ma'am, we have to take care of the three laws: national company law, EU directives, and SEBI. Ma'am, why there is a need of regulatory framework? Why we need a specific formats to be prepared? Because that format make sure, क्या make sure करता है क्या, minimum information में users को decision लेने में help करता है, decision making आ गया, and ma'am reliable and relevant information हमारे financial statement में present हो. Am I clear? Ma'am, दो approaches होती है, principle based approach and rule based approach. Principle that gives you advantage and disadvantages of various methods, वो आपको बोलते नहीं है कि you have to follow this only, ठीक है? But rule based approach जैसे cookbook approach होती है, it means that you have to follow this, मतलब specific rigorous rigid rules होते हैं. Am I clear? Yes ma'am. फिर मैम हमने पढ़ा था benefits of advantage and disadvantages of harmonization. Harmonization means one rule for all मतलब सबके लिए सेम चीजें लाना, कंसिस्टेंसी लाना सब चीजों में. सो मैम किसको बेनिफिट करते हैं ये? मिट्टी. M stand for multinational entities, I stand for, T stand for हाँ, इंटरनेशनल अकाउंटिंग फर्म्स में ब्रॉडली ये 4 फर्म्स को बहुत बेनिफिट करती है टू डू द हार्मोनाइजेशन. ठीक है? यस मैम. मैम इसके अंदर का वो तो बहुत सिंपल सा है कि एडवांटेजेस की ओर कंसोलिडेशन करना इजी हो जाता है, आपको इफिशिएंसी ज्यादा मिल जाती है, ज्यादा लोग अपने को हायर नहीं करने पड़ते अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स में. यस और नो? मैम ऑब्वियसली if every coin has two faces, no? So similarly, if there's an advantage, so there's also a disadvantage. Disadvantages क्या है मैम? बहुत डिफिकल्ट है, लोग रिजिड हो जाते हैं कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कंट्रीज मना कर देती हमको करना ही नहीं है. मैम एक्सपेंसिव होता है बिकॉज आप वन रूल बना रहे हो फॉर एवरी बिजनेस एंटिटी, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इनकॉर्पोरेट या टू मेक दैट टाइप्स ऑफ रूल. एम आई क्लियर? यस मैम. फिर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था नेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बोर्ड. दैट इज, नेशनल स्टैंडर्ड सेटर क्या होता है मैम? हर कंट्री का अपना एक स्टैंडर्ड सेटर होता है, वो मेक श्योर करता है कि अकाउंटिंग, फाइनेंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे की जाए. तो जब भी आईएएस आईएफआरएस आते हैं, ऐसा नहीं कोई भी रैंडम पर्सन आके आपकी कंट्री में स्टार्ट कर देगा. नेशनल सेटर अपने पर एनालाइज करता है कि हाँ ये हमारे यहाँ चलेगा या नहीं चलेगा, देन दे अप्रूव्ड एंड देन दिस इज एप्लीकेबल टू द कंट्री. बात समझ में आई? यस मैम. सिमिलरली अब हमने पढ़े थे सीरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट स्टार्ट विथ आईएफआरएस फाउंडेशन. आईएफआरएस फाउंडेशन क्या होता है? एक सुपरवाइजरी बॉडी होती है. क्या मेक श्योर करता है? सबके पास क्या होना चाहिए? लोगों के पास फंड्स होना चाहिए कि इनकी जो बोर्ड, अथॉरिटीज, काउंसिल है, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास सफिशिएंटली फंड्स होना चाहिए. मैम वो मेक श्योर करता है कि वॉट एवर द आईएएस एंड आईएफआरएस जो बन रहे हैं, इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल, हाई इन क्वालिटी, एंड दे दैट पर्टिकुलर फाउंडेशन इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रमोट. वो जाती है दूसरी कंट्रीज में, आस्क देम कि प्लीज आप इन्हें अप्लाई करें. अप्लाई करें तो इट इज नॉट कंपलसरी कि आप हमारे आईएएस एंड आईएफआरएस करें. उनका एक मेन पर्पस होता है कन्वर्जेंस लाना, मतलब सिमिलैरिटी लाना बिटवीन द नेशनल स्टैंडर्ड्स एंड द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. समझ में आई? यस मैम. वो ऐसा क्यों करना चाह रहे होंगे? ताकि हर कंट्री ग्लोबली ग्रो कर पाए, चीजें कंपेरेबल हो, यूएस को भी इंडियन का इन्वेस्टर्स मिल पाए और इंडियन कंपनीज को भी यूएस वाली चीजों के इन्वेस्टर्स मिल पाए. एम आई क्लियर? देन आईएएसबी, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड board. Who is responsible to prepare the financial statement? Sorry, who is responsible to prepare IAS and IFRS, develop and prepare an issue? That is called board. बोर्ड ही तो बनाती है. तो बोर्ड अकेले बना सकती है क्या? नहीं, वो नेशनल स्टैंडर्ड सेटर्स के साथ मिलके टुगेदर क्या बनाती है? अरे यार ये ध्यान ही नहीं रहा. इस बैच में सारी बैचेस को इनकॉर्पोरेट कर लेते तो सबके थ्योरेटिकल चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं. बोर्ड बनाती है तो बोर्ड पहले नेशनल स्टैंडर्ड सेटर से डिस्कशन करती है, देन वो डिस्कशन पेपर और ड्राफ्ट पेपर उनको इशू करती है. फिर वो जो ड्राफ्ट पेपर है अपनी कंट्री में इशू करते हैं. सबको इशू करते हैं? नहीं, मेजर कंपनीज को इशू करते हैं. फिर उनसे कमेंट,
मंगाते हैं, देन सब कुछ प्रोसेस करने के बाद देन दे इश्यू द स्टैंडर्ड्स एंड IFRS एंड IAS. एम आई क्लियर? तो हु इज द रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी टू इश्यू? दैट इज कॉल्ड IASB. फिर हमने पढ़ा था इफ्रिक, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमिटी. इफ्रिक क्या करता है मैम? देखो IASB ने तो इश्यू कर दिए यार, पर इतनी टेक्निकल लैंग्वेजेस होती है या उसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग निकलता है, समझ ही नहीं आता है कैसे अप्लाई करना है. तो क्या इशू करता है? इफ्रिक गाइडेंस इशू करता है, पर इफ्रिक अपने मर्जी से इशू नहीं कर सकता. वो इशू करेगा, देन वो बोर्ड से अप्रूवल लेगा, देन इफ्रिक अपना गाइडेंस नोट इशू कर सकता है. एम आई क्लियर? सो आपको इंटरप्रिटेशन में कोई डाइवर्जेंट है, कुछ कंफ्यूजन है, कोई मैटर ही IAS एंड IFRS में नहीं है, तो हु इज द पार्टी रिस्पॉन्सिबल टू इशू? इज दैट IFRIC, but it should be approved by the board. ध्यान रखना, बिना बोर्ड के अप्रूवल के नहीं कर सकता. देन एडवाइजरी काउंसिल. एडवाइजरी काउंसिल क्या है? वो एडवाइस देती है स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोजेक्ट्स पे कि आप कौन सा प्रोजेक्ट बनाओगे, आपका एजेंडा क्या होना चाहिए, आपका वर्क प्रायोरिटी क्या होना चाहिए. इवन समटाइम्स बोर्ड फिगर आउट कर लेती है कि हमें ये करना है, तो वो काउंसिल को हायर करती है कि भैया तुम बताओ कि कर सकते हैं कि नहीं, उस पर सजेशंस मांगती है. समझ रहे हो? सिमिलरली एडवाइजरी काउंसिल ट्रस्टीज को भी जो फाउंडेशंस वाले हैं उनको ट्रस्टीज बोला जाता है, उनको भी सजेशन या एडवाइस करती है. फिर हमने करा था IAASB सस्टेनेबिलिटी बोर्ड. ये 2001 में स्टैब्लिश किया गया है. दे टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी. 2021 देखो कितने इंटेलिजेंट हो आप लोग, मेरी जरूरत ही क्या है. 2021 में इशू किया गया था. ये क्यों बनाया गया था? बिकॉज एज हमारी जो कंपनीज है, द वे दे आर यूजिंग द रिसोर्सेज, वाटर, एयर, सो कहीं ना कहीं हमको फील आ रहा था कि इट्स क्रिएट अ हार्म टू द इन्वायरमेंट. आज फैक्ट्री डालनी है, वी डू द डिफॉरेस्टेशन अलॉट. मतलब जहां जंगल की क्वांटिटी कितनी ज्यादा थी, आज के टाइम पे उतनी नहीं है. क्यों? बिकॉज आपको ग्रो करना है, यू नीड अ स्पेस, यू कट डाउन डिफॉरेस्टेशन ऑफ द ट्रीज. So ultimately it harm the environment. We don't find the, जैसे दिल्ली का नहीं बोलते कि they don't have the pure oxygen, वहां pollution ही बहुत है. तो कहीं ना कहीं we harm the environment. So वो, और nowadays youth या आज की जनरेशन या आज के investors wanted to invest in those companies who work on eco-friendly projects. क्यों? Because that company will sustain for a long run. Because those companies who are not working, who are using the resources badly, soon they will exhaust it. Resources ही खत्म हो जाएंगे तो कंपनी का करोगे क्या? ठीक है. तो आज के टाइम में कुछ डिस्क्लोजर्स मांगे जाते हैं रिलेटेड टू सस्टेनेबिलिटी. मींस हाउ यू यूजिंग द रिसोर्सेज नाउ विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द राइट ऑफ द फ्यूचर और फ्यूचर जनरेशंस. एम आई क्लियर? यस मैम. सो मैम इसमें IFRS S1 एंड IFRS S2 है. S2 हमारे सिलेबस में नहीं है, IFRS S1 है. S1 इज टॉकिंग अबाउट जर्नल डिस्क्लोजर रिलेटेड टू दी सस्टेनेबिलिटी. सो मैम उसने कोर कंटेंट बताए हैं कि यू हैव टू गिव द डिस्क्लोजर्स इन दिस 4 मेजर हेड्स. आपको आपको जो देना है आप दो, पर आपको अंडर दिस 4 मेजर हेड्स में तो आपको डिस्क्लोजर्स देना ही है. दैट इज कॉल्ड ग्रेजिम. G स्टैंड फॉर गवर्नेंस, R स्टैंड फॉर, S स्टैंड फॉर, M स्टैंड फॉर मैट्रिक्स. एम आई क्लियर? अब मैट्रिक्स मैम आपको फिगर में देना है. रिस्क मैनेजमेंट, आपने जो अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क दिया उसको सबसाइड करने, जैसे रिस्क दिख रहा है कि पॉल्यूशन हो रहा है, तो आपने कुछ तो किया होगा ना उसके लिए. पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस लगाए होंगे या ऐसे प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट किए होंगे जो पॉल्यूशन कम क्रिएट करें. एम आई क्लियर? आप आपके जलाने की बजाय उनको रिसाइकल करना, जो वेस्ट है, ऑब्वियसली पॉल्यूशन कैसे होता है, वेस्ट को जलाते हो, आप उस वेस्ट को रिसाइकल करके, मतलब देयर इज वेराइटीज ऑफ ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज. एम आई क्लियर? मैट्रिक्स आपको फिगर है परसेंटेज के टर्म्स में देना, आपने कितना कर लिया, क्या नहीं कर लिया, कैसे कर लिया. तो कल तक हमने यहां तक का डिस्कशन किया था. यहां तक किसी को डाउट है? अब मैं आपसे पूछूंगी, आपने बुक देखी थी, तो आप मेरा मुंह देखोगे, कौन सी बुक, कौन सी बुक की बात कर रहे हो आप? ठीक है, बट कोई बात नहीं, पर एक बार बुक से देख लेना, क्योंकि इसके नोट्स नहीं मिलेंगे. यू हैव टू गो थ्रू विद द बुक्स ओनली, बिकॉज बुक्स में ही इतना ज्यादा कुछ लिखा है नहीं. ठीक है, बट जब आप रीड करो तो आपको क्या करना है, हाईलाइट कर लेना है उन वर्ड्स को. बट स्टिल अगर लगता है कि नहीं मैम बुक से नहीं हो रहा है, लेट मी नो, फिर अपन शॉर्टकट्स नोट्स बनाएंगे. बट कैसा है, थ्योरी के केस में नोट्स बनाना इसलिए नहीं होता है बिकॉज मैंने पहले थ्योरी के नोट्स देती थी, बट सम ऑफ दी स्टूडेंट्स ना, अब आप थ्योरी तो पूरी, अगर मैं पूरी की पूरी बुक लिख दूंगी
तो वो नोट्स काम के नहीं है। आप क्रक्स क्रक्स वर्ड्स लिखते हो, बट समटाइम एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चन ऐसा फंस जाता है बाय चांस, जो थोड़ा सा बियॉन्ड हो जाता है, तो बच्चा बोलता है आपने तो बताया ही नहीं था। तो भाई अगर पूरी बुक की थ्योरी मुझे एक एक वर्ड अपने नोट्स में लिखनी हो तो मैं लिखू ही क्यों? इसलिए मेरा प्रेफरेंस कम रहता है थ्योरी के, कि आप एक बार बुक से गो थ्रू कर लेना, कुछ चीजें आपको इंपॉर्टेंट लग सकती है जो मेरे को नहीं लग रही है। एम आई क्लियर? अब वो बोलता है कि क्या बोलता है? अब बोलता है कि बनते कैसे हैं? आपने ये तो देखा बोर्ड बनाती है, पर बनाती कैसे है? बोर्ड मैटर को आइडेंटिफाई करती है, पहले मैटर ढूंढेगी, एडवाइजरी काउंसिल को हायर करेगी और बताएगी कि वी वांट टू प्रिपेयर आईएएस एंड आईएफआरएस ऑन दैट पर्टिकुलर मैटर, वो उस पर एडवाइस करेगा। पहले मैटर ढूंढा, फिर ऑब्वियसली वो डिस्कशंस होते हैं, उस मैटर पे डिस्कशंस होंगे, देन वो डिस्कशन पेपर इशू करती है लोगों को। डिस्कशन पेपर्स इशू करने से क्या होगा कि हम ऐसा सोच रहे हैं ऐसा करना, तो आप लोगों के कमेंट आते हैं कि नहीं इसको ऐसा नहीं वैसा नहीं, ओपिनियंस आते हैं, ठीक है। देन जब डिस्कशन पेपर इशू होने के बाद वो एकदम से इशू नहीं करती, देन वो एक्सपोजर ड्राफ्ट इशू करती है। इट्स मींस पूरे आईएएस का जो आपने कमेंट्स किए हैं उसका एक ड्राफ्ट इशू करती है। क्या इशू करती है? ड्राफ्ट। कंफर्म नहीं होता वो, ड्राफ्ट इशू करती है, उस पर भी ओपिनियन इनवाइट करती है कि हम ऐसा, ये फाइनल ड्राफ्ट है, आप एक बार देख लो, कुछ अल्टरेशंस एडिशंस कुछ करना हो कुछ हटाना हो, देन लोगों के कमेंट्स आते हैं, देन फाइनली वो क्या इशू करती है? आईएएस एंड आईएफआरएस। सबके कमेंट सबके ओपिनियन को इनकॉर्पोरेट करके फाइनल आईएएस एंड आईएफआरएस। तो फर्स्ट डिस्कशन पेपर इशू होता है, देन एक्सपोजर ड्राफ्ट होता है, ठीक है मैम। इन सबको इशू, जब डिस्कशन पेपर होगा या एक्सपोजर ड्राफ्ट इशू होगा, बोर्ड में कितने मेंबर्स होते हैं? 15 मेंबर्स होते हैं in a board. In a total members in a board is a 15 members. Out of 8 members का वोट चाहिए होता है टू पास के एक्सपोजर ड्राफ्ट इशू कर दो, डिस्कशन पेपर इशू कर दो, या फिर याद है इफ्रिक गाइडेंस इशू करता है। तो मैंने कहा था ना बोर्ड का अप्रूवल चाहिए, टू गेट द अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड आपको 8 मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए आउट ऑफ 15 मेंबर्स, देन कोई आईएएस एंड आईएफआरएस इशू होता है। एम आई क्लियर? स्क्रीन विजिबल है ना? बोर्ड आइडेंटिफाई दी सब्जेक्ट्स एंड अपॉइंट्स एडवाइजरी कमिटी टू एडवाइज ऑन द इशू। एडवाइजरी कमिटी को बताती है हम ये करना चाह रहे हैं। बोर्ड में इशू डिस्कशन पेपर टू इनकरेज कमेंट। द बोर्ड पब्लिशेस एक्सपोजर ड्राफ्ट being a draft version of an intended standard. Following the consideration of comment received on the draft, the board publishes the final text of IFRS standard. द पब्लिकेशन ऑफ आईएफआरएस स्टैंडर्ड, आप इशू कर रहे हो या एक्सपोजर ड्राफ्ट इशू कर रहे हो या इफ्रिक का इंटरप्रिटेशन इशू कर रहे हो, कितने वोट चाहिए? 8 वोट चाहिए आउट ऑफ 15 बोर्ड मेंबर्स, ठीक है। ऐसा नहीं है 50% वोट कर दिया तो आपको चल जाएगा, 8 वोट चाहिए। एम आई क्लियर एवरीवन? मैम 8 वोट आउट ऑफ 17 इज 50%। क्लियर एवरीवन? यस और नो? ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। अभी तक आपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देखा। एक बात बताओ, आपने जितने आईएएस पढ़े, जितने आईएफआरएस पढ़े, या जिसने, उसने कहीं भी बताया, कौन सा भी आईएएस पढ़ा कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? बताया क्या? आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप जो बना रहे हो उसमें कैसी कैसी क्वालिटीज होना चाहिए, ये बताया किसी ने क्या? नहीं। किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने देखा क्या कि एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम्स, एक्सपेंसेस, इनका डेफिनेशन क्या है? उन्होंने ये जरूर बताया व्हाट डू यू मीन बाय टेंजिबल एसेट्स, व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंजिबल एसेट्स, बट दे डोंट डिफाइन द वर्ड एसेट।
इट मीन्स कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आपको डिटेल्ड चीजें नहीं बता रहा है, बट कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आपको बेसिक ऑफ अकाउंटिंग बता रहा है. व्हाट डू यू मीन बाय एसेट? मतलब हर आईएएस एंड आईएफआरएस बनाने के लिए आपको ये बेसिक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क तो उठाना ही पड़ेगा. कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बताता है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, आप जो बना रहे हो उसका पर्पस कैसा होना चाहिए, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. तब बोला जाएगा दैट वॉट एवर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय यू इज करेक्ट और परफेक्ट. मैम हमने तो अभी तक सुना था सिर्फ लड़के लड़की में ही क्वालिटीज होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी कोई क्वालिटी क्यों नहीं होती यार? आप बताओ. मैंने आपको बोलती हूँ कंपेरेबल होना चाहिए, दिस इज क्या, दिस इज द क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मैं नहीं बोलती हूँ ट्रू इमेज दिखानी चाहिए, दिस इज द क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इट्स नेवर डिफाइंड इन एनी आईएएस एंड आईएफआरएस. आईएएस एंड रेवेन्यू पढ़ रहे, वो रेवेन्यू की बात कर रहा है. उसने बोला क्या कि रेवेन्यू कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? नहीं, उसने रेवेन्यू के बारे में एक्सप्लेन किया है. तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या दिखे तो इट मींस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आपको बेसिक ऑफ अकाउंटिंग बताता है. मतलब किसी को भी कोई आईएफआरएस या आईएएस बनाना है तो मेक श्योर कि ये वाली चीजें इससे कॉन्ट्राडिक्ट ना हो. इट्स मींस जो आईए लिखा है एसेट्स मींस दिस, तो आपके हिसाब से एसेट मीन दिस ही होना चाहिए. आप रैंडम कोई एसेट नहीं उठा सकते. एम आई क्लियर एवरीवन? दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क. ठीक है. तो इसमें भी दो ही अप्रोचेस है, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच एंड रूल बेस्ड अप्रोच. मैंने आपको कहा था यूएस में कौन सी अप्रोच चलती है, दैट इज कॉल्ड रूल बेस्ड अप्रोच होती है. एंड जो हमारा फ्रेमवर्क होता है या जो हमारा बोर्ड वर्क करता है वो प्रिंसिपल बेस्ड और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पे वर्क करता है. एम आई क्लियर? डन. यस मैम. व्हाट इज अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क? वो आपको नेचर, फंक्शन, लिमिट्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताता है. मतलब हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोहेरेंट सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या होना चाहिए, आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होना चाहिए, पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए, एवरीथिंग शुड बी डिफाइंड अंडर द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क. बात समझ में आई? अब व्हाई वी हैव अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, हमको जरूरत ही क्यों है, हम बना रहे हैं ना. अब एक बात सोचो, सारे आईएएस आइसोलेटेड बनते हैं, ऐसा होता है क्या? सारे एक साथ बन रहे हैं? अलग अलग बन रहे हैं. तो किसी ने एसेट्स का, किसी ने कुछ एसेट का डेफिनेशन ले लिया, किसी ने कुछ एसेट का डेफिनेशन, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो जाएगा आपस में? जब अप्लाई करोगे समझ में ही नहीं आएगा कि कॉन्ट्रैक्ट. जैसे हम लीज पढ़ते हैं, लीज में राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट्स रिकॉर्ड किया था, पहले नहीं होता था. पहले ना दो लीज चलती थी, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंसिंग लीज. मुझे नहीं पता आप लोगों को नॉलेज है या नहीं. अभी सब कुछ कैसा हो गया है वैसा कि आपको अगर राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट्स लिखना है और लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना है. पहले चलता था ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंसिंग लीज. 24 मंथ से ज्यादा, अगर ये 12 महीने से ज्यादा की लीज है तो वो फाइनेंसिंग लीज, उसकी अलग अकाउंटिंग होती थी. तो आप समझो कंपनी इसको सब्साइड करने के लिए क्या कर देती थी, 12 महीने की जगह 11 महीने में एंटर करेगी. अब हो गई क्या वो फाइनेंसिंग लीज? नहीं, ऑपरेटिंग हो गई ना. तो इट मींस कंपनी का सब्साइड लूपहोल्स ढूंढने लग गई थी. तो फ्रेमवर्क ने क्लियर कर दिया नहीं ऐसा ही होगा. आप एसेट इसी को बोलोगे और एसेट सब्सटेंस वो फॉर्म पे वर्क करती है. बात समझ में आई? उन्होंने चीजें अंदर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि जब भी आईएएस एंड आईएफआरएस बनाओगे तो वो क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट सेम कंसिस्टेंट बेसिस पे चलेंगे. ऐसा ना हो कि आईएएस अलग चल रहा है, यूएस गैप अलग चल रहा है. बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक मिनट. ओके. तो व्हाई वी हैव अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, हमको इस कॉन्सेप्चुअल या बेसिक ऑफ अकाउंटिंग की क्या जरूरत है? तो दैट इज कॉल्ड क्लीन, क्लियर एम. इसको शॉर्टकट में बनाया है. सी क्या होता है? कंसिस्टेंट. अगर आप सेम अगर रूल बना दिया कि एसिड दिस, तो हर आईएएस में अलग अलग नहीं होगा. तो सब चीजें क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी आपस में. It enables the accounting standards and generally accepted principle that is gap to be developed in accordance with the agreed principle. जो assets का definitions है, liabilities का definition है, उस agreed basis पे चलेगी. L L L stand for limited of inconsistency. देखो कैसा होता है जब आप कोई आईएएस बनाते हो, देखो ये पढ़ो. It avoids fire fighting. Sometimes कैसा होता है आपको कुछ एरर दिखी तो क्या हुआ, आपने उसके रिस्पॉन्स के हिसाब से बना दिया कि हाँ इसको ऐसा कर लेंगे.
बट डू यू थिंक इट कॉन्ट्राडिक्ट विद द अदर आईएएस? क्योंकि आपने फायर फाइटिंग इंस्टेंटली उस चीज को कवर करने के लिए आपने इंस्टेंट एक रूल बना दिया। अब होगा क्या, इससे डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स में आप फायर फाइटिंग इनकंसिस्टेंसी नहीं आ जाएगी चीजों में। बात समझ में आई? It avoids firefighting where accounting standards are developed. कब होता है? In a peace way, in a response to a specific problems and abuse. हम specific problems के हिसाब से कुछ बना देते हैं rules, फिर वो inconsistent हो जाता है। तो अगर conceptual framework है तो हमेशा कुछ भी बनाने से पहले आपको पता होगा कि उसमें क्या लिखा है। आगे आप जब पढ़ोगे तो आपको बताएगा कि हमारा जो conceptual framework है उसमें कौन कौन सी qualities है। ठीक है, तो आप जब भी बनाओगे तो मेक श्योर करोगे कि आईएएस वो मेक श्योर करे कि वो क्वालिटीज परसिस्टेंट हो, ऐसा ना हो कि वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। बात समझ में आई? यस और नो? ठीक है, फायर फाइटिंग कैन लीड टू इनकंसिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बिटवीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड लेजिस्लेशन। एज आई टोल्ड यू, जब हम फायर फाइटिंग वे में मतलब इंस्टेंटली करने की कोशिश करते हैं तो बहुत चांसेस होती है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और दूसरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में डिस्ट्रप्शन आ जाए या डिफरेंस आ जाए। इसलिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एक बेसिक फॉर्म थिंग हमको जरूरत पड़ती है। एम आई क्लियर? ई स्टैंड फॉर, दिस इज कॉल्ड ई वाला पार्ट है ना, एलिमिनेट इनकंसिस्टेंसी। एक तो होता है लिमिट इनकंसिस्टेंसी, हम मेक श्योर करते हैं कि कंसिस्टेंट रहे, और ये चीज क्या एलिमिनेट करता है? एलिमिनेट इनकंसिस्टेंसी मतलब मेक श्योर करता है कि सब एक वन रूल फॉर ऑल। क्लियर? देन ए स्टैंड फॉर एड्रेस बेसिक कंसेप्ट। पहले लैक ऑफ ये फ्रेमवर्क नहीं था तो सर्टेन क्रिटिकल इश्यूज आर नॉट एड्रेस्ड। एग्जांपल, रिलेटिवली रिसेंटली देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ बेसिक टर्म्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कहीं भी डेफिनेशन नहीं थी तो लोग अपने अपने हिसाब से कई जगह, जैसे कोई स्टैंडर्ड में किसी इनकम को वो बोलते थे इनकम मान लो, और किसी में जगह बोलते थे कि इसको लाइबिलिटी जैसे ट्रीट करो। सो डू यू थिंक अगर इनकम की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी तो वो हमको फंडा क्लियर रहेगा कि कब इसको इनकम माननी है और कब इसको हमको लाइबिलिटी माननी है। बात समझ में आ रही है? किस जोन में या किस टर्म में उसको इनकम माननी है और लाइबिलिटी माननी है। पहले क्या ये नहीं था? तो मतलब डेफिनेशन कहीं दे ही नहीं रखी थी, तो अलग अलग स्टैंडर्ड अपने हिसाब से एसेट्स लाइबिलिटीज की डेफिनेशन कंसिडर करता था। तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की क्या जरूरत थी? वो एड्रेस करता है क्या बेसिक टर्म्स को। एम आई क्लियर? देन एम स्टैंड फॉर अवॉइड मैनिपुलेशन। कैसे? देखो, एज ट्रांजैक्शन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स एंड बिजनेस बिकम मोर सॉफ्ट, इट प्रिपेयर्स द ऑडिट। देखो क्या ऐसा होता था पहले ना, जो बड़ी बड़ी बिजनेस एंटिटीज होती थी, जो मोर कॉम्प्लेक्स एंड बिजनेस बिकम्स मोर सोफिस्टिकेटेड, इट हेल्प प्रिपेयर एन ऑडिटर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू डील विद द ट्रांजैक्शन नॉट द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या होता था, जैसे जो मोर कॉम्प्लेक्स बिजनेस, आज जैसे एक बात बताओ, मैंने कल आपको बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी बताई। अब हर बार ट्रांजैक्शंस अलग अलग आ रहे हैं, बट अगर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फिक्स रहता है ना, तो आप उसको बेसिस बना के, समटाइम्स इफ यू नॉट फाइंड अंडर द आईएएस एंड आईएफआरएस, यू कैन यूज द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इन अकाउंटिंग दोस ट्रांजैक्शंस। अभी बताओ, आपको बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पे अभी कुछ आईएएस एंड आईएफआरएस अपन ने पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा है ना। सो उसका आपको अकाउंटिंग करनी है तो आप कहाँ जाओगे? रेवेन्यू चूज करोगे क्या? लीज चूज करोगे क्या? टैक्सेशन चूज करोगे? नहीं, आईएएस आईएफआरएस नहीं तो कहां से उसकी अकाउंटिंग करोगे? एज पर द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आपको ओवरऑल बेसिक अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट दे देता है, वो पर्टिकुलर थिंग की बात नहीं कर रहा है। पर्टिकुलर थिंग की बात कौन करता है? आईएएस एंड आईएफआरएस। एम आई क्लियर? देन ए स्टैंड फॉर, सॉरी, ये वाला जो ट्रांजैक्शन है, जो मैंने कॉम्प्लेक्स बिजनेस ट्रांजैक्शन बताया था, दैट इज स्टैंड फॉर रिजॉल्व न्यू इश्यूज। ठीक है, ऑब्वियसली नए और कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस है, तो अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो आप कहां से चूज करोगे? दैट इज कॉल्ड फ्रॉम दी conceptual framework. Am I clear, everyone? Accounting standards based on principle as thought to be harder to circumvent, मतलब हम
जब प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच यूज करते हैं ना, तो मैनिपुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैंने आपको बताया था, पहले रूल था दैट इज इसको ऑपरेटिंग लीज कंसिडर करोगे, इसको फाइनेंसिंग लीज। उसने बता दिया था मंथ वाइज के इधर 12 मंथ्स हुए या 24 मंथ्स हुए तो वो आपकी ऑपरेटिंग लीज कहलाएगी, 24 मंथ से ऊपर हुए तो क्या कहलाएगी, फाइनेंसिंग लीज। अब रूल है ये, कंपनी क्या करती थी, कंपनी 24 की जगह 23 22 में चली गई, अब ऑपरेटिंग लीज हो गई। ऑपरेटिंग लीज हो गई तो अकाउंटिंग ऑपरेटिंग के हिसाब से करनी पड़ेगी, ना कि फाइनेंसिंग के। हमारे इस वाले में रूल में कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में क्लियर कर दिया व्हाट डू यू मीन बाय एसेट्स। इवन यू आर एंटर इनटू द लीज, यू हैव टू रिकॉर्ड राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट्स। एसेट रिकॉर्ड करना ही है। उसने ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग लीज का बाइफरकेशन दिया क्या, तो इट मींस दैट जब आप प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच करते हो तो मैनिपुलेशन करना, क्योंकि रूल है ही नहीं, आप सबसाइड क्या करोगे, रूल के ही तो लूपहोल्स ढूंढते हैं। जैसे आज हमने देखा था ना, पेट्रोल पंप पे हेलमेट लगाने का रूल है, रूल बना दिया, सबसाइड करने के हमने तरीके ढूंढ लिए। पेट्रोल पंप के बाहर ही एक आदमी बैठता है, 5 रुपए दो, हेलमेट लो, पहन के वापस उसको लाके दे दो, ये रूल आप रूल कर रहे हो। रूल को सबसाइड किया जा सकता है, पर अगर वो प्रिंसिपल दिया उन्होंने कि आप अगर ऐसा करोगे आपके लिए अच्छा है, तो क्या इसके लिए सबसाइड ढूंढोगे आप, यस और नो। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क स्ट्रेंथन द क्रेडिटेबिलिटी, मतलब आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्रेडिटेबिलिटी है वो बढ़ती है। बिकॉज जब आप आगे बढ़ोगे तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बताएगा कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो जब आप वेल फाउंडेड प्रिंसिपल से बनाते हो, फेथफुली, मैंने आपको था ना, ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए, फेथफुली रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में क्लियर है कि यू मस्ट हैव दिस क्वालिटी इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्या होता है, ये सब के बेसिस पे जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो उसकी क्रेडिटेबिलिटी बढ़ती है, लोगों का उस पर ट्रस्ट बढ़ता है। दैट्स व्हाई वी नीड अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। एम आई क्लियर? सो दैट इज आई स्टैंड फॉर इंक्रीज द क्रेडिटेबिलिटी, yes or no. Then it makes likely, so it minimize the influence by vested interested parties. अब vested मतलब क्या होता है, देखो एक बात समझो, अंबानीज है, ठीक है, बहुत पैसा है उनके पास, वो चाहे तो अपने हिसाब से पैसा खिला के अकाउंटिंग आईएएस एंड आईएफआरएस मैनिपुलेट नहीं करवा सकते, बट इज अ प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच वो कर ही नहीं सकते। कैसे, अगर उनको चाहिए, अब उनके पास बहुत लोन हो गए तो उन्होंने बोला यार कि आप लोन का प्रोविजन थोड़ा सा चेंज कर दो कि ऐसा नहीं करना वैसा कर लूं, बट due to the conceptual framework or due to the qualities that I should that we will discuss later, उसकी वजह से जो vested parties होती है, जो बहुत rich होती है या बहुत large companies होती है, वो इसको impact नहीं कर सकती। they not force the boards, they not request the boards कि आप इसको अपने हमारे हिसाब से change कर दो। समझ में आया? due to the existence of conceptual framework, क्योंकि आप आईएएस एंड आईएफआरएस में तो चेंज कर सकते हो, बट कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में तो क्लियर डेफिनेशन दे रखी है ना कि दिस इज कॉल्ड एसेट, दिस इज कॉल्ड लायबिलिटीज, दिस इज कॉल्ड इनकम, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। एम आई क्लियर एवरीवन? हमारे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में बताया ना, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। आपको फॉर्म कुछ भी दिख रहा हो, बट अगर उसका वजूद कुछ और है तो यू हैव टू डू द अकाउंटिंग एज पर दी सब्सटेंस। एम आई क्लियर एवरीवन? जैसे कल या परसों अपन ने कहा पढ़ा था कि रीपर्चेज एग्रीमेंट में देखा था ना कि इट इज सेल, दिख रहा था कि हमसे गुड्स बेचे हैं और हमने पैसे लिए हैं, बट ड्यू टू द आईएफआरएस मैच नहीं खा रहा है, हमने उसको कैंसिल किया था ना। दैट इज दैट बिकॉज ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म। एम आई क्लियर एवरीवन? यस मैम, ठीक है। अब ऑल्टरनेटिव रूल बेस्ड अप्रोच क्या होता है, देखो रूल होता है ना जो फिक्स्ड होता है तो लोग हैव टू फॉलो, रूल्स हैज टू बी फॉलोड बाय एवरीवन, तो उसमें इफिशिएंसी ज्यादा होती है, यस और नो। तो मैम ग्रेटर एक्यूरेंसी मिलती है, कंपेरेबिलिटी अच्छी होती है, क्योंकि रूल बेस्ड है। प्रिंसिपल में कॉस्ट और इवैल्यूएशन दो अलग अलग मॉडल्स है, ये कॉस्ट ये इवैल्यूएशन, कंपेरेबल में थोड़ी इशू आ सकता है, बट अगर रूल ही है कि इस पे यही लगेगा तो कंपेरेबिलिटी तो अच्छी होगी, यस और नो, क्योंकि उसने भी उसे बनाया, हमने भी वैसा बनाया। तो मैम एक्यूरेसी अच्छी होती है, वेरीफाइबिलिटी कर सकते हैं, कंपेरेबिलिटी कर सकते हैं, मैनिपुलेशन का लेस स्कोप होता है, यस और नो। देन पर्पस ऑफ फ्रेमवर्क। अब हमने पढ़ा था व्हाई वी नीड द फ्रेमवर्क, उस फ्रेमवर्क से हमें क्या फायदा हुआ, व्हाई हैव अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, क्यों जरूरत थी, बिकॉज क्लियर एम था मैम। मैम हमको मैनिपुलेशन लिमिटेड करना था, मैम कंसिस्टेंसी चाहिए थी, एलिमिनेट करना था इनकंसिस्टेंसी। एम आई क्लियर? वो एड्रेस कर रहा था बेसिक कंसेप्ट।
सिमिलरली हमारा पर्पस क्या है, तो हमारे फ्रेमवर्क में कुछ ब्रॉड गाइडेंस दे रखे हैं, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, डेफिनेशन दे रखी है, रिकॉग्निशंस एंड मेजरमेंट एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब डेफिनेशन किसकी, एसेट्स लाइबिलिटीज इनकम, 5 एलिमेंट्स है, यस और नो। मैम उनको रिकॉर्ड कब करना, आप जब रिकॉर्ड कर रहे हो एज अ एसेट तो उसको रिकॉग्नाइज कब करना है, डी रिकॉग्नाइज कब करना है, एवरीथिंग इज मेंशन अंडर द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। एम आई क्लियर? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाया किसने है मैम, ऑब्वियसली बोर्ड ने बनाया है, यस और नो। द पर्पस ऑफ फ्रेमवर्क, देखो फ्रेमवर्क क्या चाहता है, उसका मेन पर्पस होता है कि जो भी स्टैंडर्ड्स बन रहे हो उनमें क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। Assist the International Accounting Standard Board to develop the IFRS standard that is based on consistent concept। मतलब एसेट्स, मतलब सारे स्टैंडर्ड में एसेट्स सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं मर्जी से एसेट्स चल रही, कहीं कंट्रोल की बात हो गई, कहीं कॉस्ट की बात हो गई, कहीं किसी और की बात हो गई। मेन ऑब्जेक्टिव उसका ये है कि जो भी बोर्ड बना रही है, वो जो भी स्टैंडर्ड्स बनाए वो कंसिस्टेंट कॉन्सेप्ट पे बनाए। Assets prepared to develop a consistent accounting policies. No standards apply to particular transaction or event when standards allow choice of accounting policy। जहां पे भी आपको accounting standards नहीं दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा है, तो आप कहाँ देख सकते हो, conceptual framework। Assist all the parties to understand and interpret the standards। अब मैम व्हाट इफ हमने आईएएस एंड आईएफआरएस बनाया, बट समटाइम्स मे बी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में कुछ और दे रखा हो और आईएएस एंड आईएफआरएस में कुछ और दे रखा है, तो हम किसको मानेंगे, आईएएस एंड आईएफआरएस को या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को? तो वो बोलता है देखो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, वो डिटेल्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, उस पर कोई डिटेल रिसर्च और डिटेल स्टडी नहीं की गई है, उसने एक बेसिक अकाउंटिंग की चीजें लिख दी है, ठीक है। बट जब हम आईएएस एंड आईएफआरएस की बात करते हैं, सो डू यू थिंक उस पर डिटेल स्टडी की गई है, डिटेल डिस्कशंस हुए हैं, हर चीज को बहुत बारीकी से देखा गया है। सो वेन एवर देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन दी I conceptual framework and IAS and IFRS, which one is prevail? Ma'am, IAS and IFRS, मतलब you have to follow IAS and IFRS and that case. देखो, in any rare instance where there's any conflict between the framework of an IFRS standard, the requirement of IFRS standards prevail over the framework। मतलब आप which accounting standard you are following, IAS and IFRS, not the conceptual framework in case of conflicts। Am I clear, everyone? Objective of financial reporting. The objective of financial reporting is to provide financial इंफॉर्मेशन। देखो ऑब्जेक्टिव तो हमको अभी से ही क्लियर है कि हमको ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है जिसको यूज करके हमारे यूजर्स क्या ले पाए। अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता ही इसी पर्पस से, ऑब्जेक्टिव तो यही होता है कि सामने वाला डिसीजन ले पाए। Financial about the reporting entity used existing and potential investors, lenders, other resources making decisions। Am I clear? तो अल्टीमेटली तो हर चीज का ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारे यूजर्स, हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे लेंडर्स, वेंडर्स, क्रेडिटर्स सब क्या ले पाए, डिसीजंस ले पाए। Am I clear? अब जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ वो मेजरली आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे, ठीक है। टू अंडरस्टैंड दिस मैं आपको की वर्ड्स बता दूंगी, ठीक है। ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ, जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, इट मींस दैट आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बोला जाएगा कि वो बेस्ट परफेक्ट है, जब उसमें ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। मुझे एक बात बताओ, किसने वेरी फर्स्ट डे इस बैच जब स्टार्ट हुई थी तब मेरी बैच अटेंड की है? कोई भी नहीं था क्या? तो अपन ने पढ़ रखे, प्रफुल्ल अपन ने तो 2-3 बार पढ़ रखे होंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, फेथफुल, रेलेवेंस। नया, क्योंकि जब मेरी स्टार्टिंग में एफए की बैच हुई थी ना, मतलब एफए जब स्टार्ट किया था, पहले एफए से स्टार्ट किया था 2-3 दिन मैंने, तो मैंने हर तीसरे दिन नए बच्चे आते थे, तो हम हर तीसरे दिन यही पढ़ते थे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। मेरे ख्याल से धीरज आपने भी पढ़ा होगा, विनायक सॉरी, पढ़ा है ना ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, याद है? मैम उस समय आपने बोला ही नहीं, मैं जबकि उस समय भी बताया था आपको बुक खोल के, एफए में भी सेम डिक्टो कॉपी है, डिक्टो।
एज इट इज कंटेंट सेम आपको एफए में भी मिलेगा। इट मीन्स जो मैं आपको सिखा रही थी ना कि एफआर का बेसिक अगर बहुत अच्छे से पढ़ लिया, एफआर अच्छे से पढ़ लिया, तो ऑटोमेटिकली आपको एसबीआर में आधे से ज्यादा सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, आपको सिर्फ नई चीजें सीखनी होगी। तो इट मीन्स हमको एफआर का बेसिक बहुत अच्छे से रख के जाना है। चलो, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया कि कब कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ट, परफेक्ट और बिल्कुल परफेक्ट टू परफेक्ट होगा, जब उसमें क्या होगी, ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। सो मैम देयर आर टू क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन सी? फंडामेंटल एंड enhancing. There are two qualitative characteristics जो बोला जाता है कि ये अगर कैरेक्टरिस्टिक्स होगी तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ट है, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल एंड एनहांसिंग। ठीक है, ये तो कंपलसरी होना ही मांगता है। ठीक है, इनहांसिंग थोड़ा कम ज्यादा फिर भी चल सकता है, बट फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स अगर नहीं है तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, ठीक है, यस मैम। तो इसमें दो, फंडामेंटल में दो आता है, सॉरी, रेलिवेंट है, रेलिवेंस है, रेलिवेंस है, रेलिवेंस एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये दो कैरेक्टर, देखो पहले कैसी बड़ी, दो बटी, आउटपुटिंग फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एनहांसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। इन फंडामेंटल्स वी हैव टू, we must meet the two quality, first relevance and second is faithfully representation. If we are talking about relevance, तो relevance में भी वो बोलता है, फर्स्ट एक बात बताओ, रेलेवेंस मतलब क्या? उसको रेलेवेंट समझ लो, रेलेवेंट मतलब क्या? जो नेसेसरी है। क्यों? मैम मिनिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके सामने वाला क्या ले पाए, तो मैम रेलेवेंस कब बोलेंगे, जब सामने वाला उस पे क्या ले पाए, डिसीजन मेकिंग कर पाए। ठीक है मैम, ये जो डिसीजन मेकिंग, जो रेलेवेंस होता है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होता है, जो बड़ा और ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज कॉल्ड मटेरियलिटी। मटेरियलिटी मतलब क्या? देखो एक बात बताओ, किसी का सब्जी का बिजनेस है, 500 रुपए का टर्नओवर होता है, और 100 रुपए की उबड़ खाबड़ गलती मिस्टेक आ रही है कैश में, मटेरियल है या नहीं? सिमिलरली किसी का बिजनेस करोड़ का है, 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है, मटेरियल है या नहीं? नहीं है। सो इट मीन्स मटेरियलिटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। आप किसी भी चीज को नहीं बोल सकते इट इज मटेरियल मैम, यू कांट से। मटेरियलिटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस, क्या ट्रांजैक्शन पे आप डिस्कस कर रहे हो, वो ट्रांजैक्शन किस केस में मटेरियल है या नहीं है, उसकी बात चल रही है। तो मटेरियलिटी डिपेंड्स ऑलवेज ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। अब जैसे हम दो तरीके से मटेरियल निकालते हैं, सपोज मुझे मशीन पे डिसीजन लेना है, तो मैं मशीन से रिलेटेड जो भी चीजें होगी वो मेरे लिए मटेरियलिटी होगी। सिमिलरली अब मुझे डेटर्स देखने हैं, अब 1 लाख डेटर्स हैं, तो मेरे लिए सारे मटेरियल होंगे क्या? नहीं, मैंने एक कट ऑफ लगा दिया कि जो भी 50,000 या 1 लाख से ऊपर के डेटर्स हैं वो मेरे लिए मटेरियल है, तो मैंने क्या लगा दिया, कट ऑफ लगा दिया। एम आई क्लियर? सो इन केस ऑफ रेलिवेंस, मटेरियलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू फिगर आउट। ठीक है, सेक अब दो इसमें और कॉन्सेप्ट आते हैं। तो रेलेवेंस कब बोला जाएगा, जब जो भी वैल्यू आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट की गई है उसमें प्रिडिक्टिवनेस हो, मतलब आप उसको प्रिडिक्ट कर पाओ, उसका नेचर में प्रिडिक्टिविटी हो। कैसे? जैसे आपको अगर अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखता है, तो कहना इससे वो 2 साल का देते हैं हम, तो वो क्या करता है, वो कंपेयर करने के साथ साथ आपको हेल्प करता है टू प्रिडिक्ट। कैसे? पास्ट ईयर का देखा, करंट ईयर का देखा, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ग्रोथ दिखती है, या जो भी आपको मूवमेंट दिखता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज में, उसको लेके आप आगे प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अच्छा कंपनी ने पिछले साल से ग्रोथ ही किया है, तो आने वाले सालों में भी कंपनी 5% 10% ग्रो करेगी। एम आई क्लियर? सो आप वॉट एवर आप रेलेवेंस के केस में क्या चेक करते हो, प्रिडिक्टिव, जो भी वैल्यू होगी वो प्रिडिक्टिव इन नेचर होनी चाहिए। एंड
प्रिडिक्टिव एंड कंफर्मेटरी। कंफर्मेटरी मतलब क्या होता है? देखो आपने प्रिडिक्ट किया, कहीं ना कहीं तो कंफर्म करोगे कि नहीं करोगे? तो कैसे करोगे? जैसे आपने प्रिडिक्ट किया कि कंपनी 10% ग्रो करेगी, अब उसको कंफर्म कैसे करोगे? नेक्स्ट ईयर जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट वापस आएगा, तो डू यू थिंक आपको वापस प्रीवियस ईयर करंट ईयर का डाटा होगा एंड यू आर एबल टू डू द कंफर्मेशन, क्या जो मैंने प्रिडिक्ट किया इज दिस करेक्ट और नॉट? एम आई क्लियर एवरीवन? सो रेलेवेंस में हमने 4 इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़े, दैट इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग, दैट इज कॉल्ड प्रिडिक्टिवनेस, मटेरियलिटी एंड कंफर्मेटरी। एम आई क्लियर एवरीवन? इन द एग्जाम्स आप इसके अंदर का डिटेल्ड जानो या ना जानो, बट ये वर्ड्स हमारे माइंड में रहना चाहिए। वो पूछेगा कि रेलेवेंस मतलब क्या, तो वो आपको दे देगा डिसीजन मेकिंग, कंफर्मेटरी और फंडामेंटल। तो फंडामेंटल है क्या? नहीं, तो वो आपको वर्ड्स देगा। एम आई क्लियर? देखो, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स स्प्लिट इनटू 2 कैटेगरीज, फंडामेंटल एंड इनहांसिंग। फंडामेंटल में रेलेवेंस एंड फेथफुली रिप्रेजेंटेशन। अगर हम, और एक चीज लास्ट पहले बात कर लेते हैं, डू यू नो, जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो आप एक अजम्पशन के साथ बनाते हो। व्हाट अजम्पशन इज दैट? एक अजम्पशन हमेशा ही लेते हैं क्या? कि बिजनेस चलेगा। यू नो, अगर बिजनेस बेचने का इंटेंशन होगा तो IFRS 5 हेल्ड फॉर सेल, यू नो, उसकी प्रेजेंटेशन और अकाउंटिंग अलग तरीके से हो जाती है। अगर आपका बेचने का इंटेंशन है नियर बाय, तो हेल्ड फॉर सेल कहलाएगा, यस और नो? इट्स मीन जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, वी ऑलवेज ऑलवेज अज्यूम दैट हमारा बिजनेस क्या होगा, गोइंग कंसर्न रहेगा, वो सालों साल चलेगा, कभी भी वाइंड अप नहीं होगा। ठीक है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। द गोइंग कंसर्न अज्यूम्स, क्या गोइंग कंसर्न जब आप फॉलो करते हो, इट्स गिव यू गारंटी दैट कंपनी चलेगी? नहीं, ये तो एक assumption है ना। वी आर एक्सपेक्टिंग, वी आर एस्टिमेटिंग दैट कंपनीज विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग रन। ठीक है? And it has neither the need or nor the intentions to liquidate, materially curtail the scale of its operation. If this is not the case, then financial statement would be prepared as a different basis and must be disclosed. अगर आपका assumption going concern नहीं है, ठीक है, आपको लग रहा है इन द नियर बाय फ्यूचर यू हैव टू वाइंड अप द कंपनीज, यू हैव टू क्लोज डाउन द कंपनीज, तो व्हाट यू हैव टू डू, you have to prepare the financial statement in a different way. Am I clear? Ma'am, relevance. Information is relevant if it's the ability to influence the decision of the users. ठीक है? Materiality has a direct impact on relevance of information. आप किस इंफॉर्मेशन को रेलेवेंट आपकी काम की मान रहे हो, डिपेंड्स करता है मटेरियलिटी पे, कि आपके लिए वो मटेरियल है या नहीं। देखो, इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दे रखी है, बट अगर आपको इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है, तो आपको क्या देखने, रेशियोज देखने, तो कौन सी इंफॉर्मेशन आपके लिए रिलेवेंट है, वो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट पे आती है, जो आपके लिए मटेरियल होगी। यस और नो? कब बोला जाएगा? प्रिडिक्टिव वैल्यू होना चाहिए, दैट यूजर्स टू इवेल्युएट एसेट्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। एंड देन कंफर्मेटरी वैल्यू होना चाहिए टू कन्फर्म द करेक्ट पास्ट एंड इवेल्युएशंस एंड असाइनमेंट। एम आई क्लियर एवरीवन? समझ में आया? सो 5 वर्ड्स, 4 वर्ड्स, इन्फ्लुएंस द डिसीजन, मर्टेलिटी एंड कंफर्मेटरी। ठीक है? ये चारों वर्ड्स अगर आते हैं तो दिस इज द क्वालिटेटिव, फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेलेवेंट। ठीक है? फंडामेंटल का रेलेवेंट का केस है ये। मटेरियलिटी इज एन एंटिटी स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ रेलेवेंस। मैंने कहा नेचर ऑफ एंटिटी पे डिपेंड्स करता है ऑन द साइज ऑफ एरर जज इन अ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस। मटेरियलिटी इज अ थ्रेशोल्ड ऑफ क्वालिटी, ध्यान रखना। ऑब्वियसली मटेरियलिटी किसकी, क्वालिटी की थ्रेशोल्ड है। आपने कट ऑफ कर दिया, 1 लाख डेटर्स थे, आपने उसका थ्रेशोल्ड क्वालिटी को कट डाउन किया ना, आपने उसको आपके हिसाब से जितना आपको चाहिए था आपने उतना लिया। यस और नो? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है? थ्रेशोल्ड क्वालिटी क्या है? One that needs to study before considering the other quantities of the information. Cutoff point: if any information does not pass the test of materiality, it does not need to be considered further. जैसे आपने टेस्ट लगाया डेटर्स का, 1 लाख डेटर्स थे, आपने कट ऑफ लगा दिया 1 लाख, जिनका भी वॉल्यूम या वैल्यू रहेगा वो मेरे लिए मटेरियल है। तो जो उससे पुराने वाले हैं, तो क्या कम वाले आप देखोगे क्या उनको? नहीं, वो दे डोंट मीट द केस ऑफ टेस्ट ऑफ मटेरियलिटी। एम आई क्लियर एवरीवन?
सो मटेरियलिटी हमेशा क्या है, थ्रेशोल्ड ऑफ क्वालिटी है, ठीक है। ओके, देन फेथफुली रिप्रेजेंटेशन, मतलब हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा प्रेजेंट किया जाए जिसपे फेथ किया जा सकता है। आप कब किसी इंफॉर्मेशन पे फेथ करते हो? मैम, जिसमें एरर्स ना हो और जो इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो, ऐसा नहीं है आधी अधूरी दे दी। अपन नहीं बोलते भाई पूरी बात बताना, आधा आधा बता के मैं करूँ क्या। इट्स मीन्स हम कब किसी इंफॉर्मेशन को फेथफुली इंफॉर्मेशन बोलेंगे या रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे, जो वो कंप्लीट हो इन ऑल दी एस्पेक्ट्स। मतलब वॉट एवर द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी कंप्लीट। डू यू कैन आई से फ्री फ्रॉम एरर्स? ऐसा नहीं, क्योंकि देखो क्या होगा, एरर्स, अगर एरर्स है 10,000 के एसेट्स को 1 लाख लिख दिया, ह्यूमन बींग्स है, रेयरली टू रेयर एरर्स हो सकती है, बट अगर बहुत ज्यादा ही एरर्स है तो यार डिसीजन ही गलत हो जाए ना। 10,000 के एसेट्स को 1 लाख समझ के आपने बोला यार एसेट्स टर्नओवर रेशो अच्छा है कंपनी का ये भी अच्छा है, कंपनी का ये भी अच्छा है, इन्वेस्ट कर दो, मालूम पड़ा कुछ है ही नहीं। तो मैम, कब किसी इंफॉर्मेशन पे फेथ किया जा सकता है? तो जो फ्री फ्रॉम एरर्स हो, कैन आई से न्यूट्रल हो, फ्री फ्रॉम बायस। क्यों मैम बायसनेस क्यों बात की जा रही, डू यू नो, हम जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम दैट यू हैव टू टेक अ डिसीजन, जजमेंटल टाइम आता है। कैसे मैम? यूजफुल लाइफ को क्या करते हो, एस्टिमेट करते हो। फेयर वैल्यू को क्या करते हो, एस्टिमेट करते हो। डू यू थिंक जब आप एस्टिमेट करते हो देयर इज अ लिटिल बिट, नॉट बहुत सारा, बट देयर इज अ लिटिल बिट चांसेस टू डू द मैनिपुलेशन, यस और नो? सो मैम, जहां पे भी जजमेंट आ रहा है, जजमेंट या मैनेजमेंट का इन्वॉल्व आ रहा है, देयर इज अ चांसेस कि मैनिपुलेशन हो सकता है। तो हमको मेक श्योर ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ये बता रहा है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बेस्ट होगा, जब इंफॉर्मेशन फेथफुली रिप्रेजेंटेशन होगी, मतलब फ्री फ्रॉम बायसनेस होगी, मैनेजमेंट इसमें बायसनेस नहीं करेगा। एम आई क्लियर? तो मैम कौन से 3 वर्ड्स पढ़े? इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट्स, फ्री फ्रॉम एरर्स, फ्री फ्रॉम बायसनेस। बट इन केस ऑफ, आप अभी जब भी क्वेश्चंस करोगे इन केस ऑफ फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, आप एक केस पढ़ोगे दैट इज कॉल्ड सब्सटेंस ओवर फॉर्म। मतलब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड सब्सटेंस ओवर फॉर्म। इट मींस आपको फॉर्म कुछ भी दिख रहा हो, कुछ भी दिख रहा हो, उसका लीगल फॉर्म सेल्स दिख रहा हो, उसका लीगल फॉर्म प्रेफरेंशियल शेयर्स दिख रहा हो, बट अगर उसका सब्सटेंस लोन है या लीज है, यू हैव टू अकाउंट एज अ लोन और अ लीज, ना कि प्रेफरेंशियल शेयर्स, ना कि सेल। Am I clear, everyone? So, faithful representation means we understand 4 words: substance over form. Am I clear? So, अगर हम चार्ट पढ़े, फंडामेंटल है 2, वापस आओ। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है 2, कौन कौन सी? एंड एनहांसिंग। फंडामेंटल है 2, रेलेवेंस एंड, डोंट कॉल रेलेवेंट, हाँ, इट्स रेलेवेंस। आई नो बोथ द मीनिंग आर सेम, बट हमारी बुक्स में रेलेवेंस है, वो आपको रेलेवेंट लिख के दे देगा, तो इट्स नॉट करेक्ट, वी ऑलवेज हैव टू चूज रेलेवेंस। रेलेवेंस एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। इन रेलेवेंस 4 words: decision making, influence of decision making, materiality, कंपेरेबिलिटी नहीं, कंफर्मेटरी, पहले तो प्रिडिक्टिव एंड कंफर्मेटरी वैल्यू, ठीक है, क्योंकि ये जो आपने कंपेरेबिलिटी बोला वो इनहांसिंग की क्वालिटी है। आप समझ लो, इसमें ऐसी कौन सी भी जो भी क्वालिटीज अपन ने डिस्कस की, उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा दिखे ना दिखे वो बात चली नहीं रही, इंटरनली कैसा होना चाहिए उसकी बात चल रही है। इंफॉर्मेशन करेक्ट होना चाहिए, इंफॉर्मेशन काम की होनी चाहिए, मटेरियलिटी होनी चाहिए, कंफर्मेटरी होनी चाहिए, प्रिडिक्टिव नेचर होना चाहिए, ठीक है। फंडामेंटल नहीं, अब कौन सी बची? फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, 4 वर्ड: सब्सटेंस ओवर फॉर्म, कंप्लीट, फ्री फ्रॉम एरर्स एंड फ्री फ्रॉम बायर्स। फ्री फ्रॉम बायसनेस मतलब न्यूट्रलिटी। एम आई क्लियर? चल एक क्वेश्चन देखते पहले। लाइक द टर्म्स बिलो वेदर दे आर रिलेट टू द प्रिंसिपल ऑफ रेलेवेंस एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। फ्री फ्रॉम बायर्स कहां पढ़ा है? मटेरियलिटी, कंफर्मेटरी वैल्यू, कंप्लीट। आया समझ में इन वर्ड्स का क्या इंपॉर्टेंस है?
अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, हम जब भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाते हैं, हमारा अंडरलाइन अजम्पशन क्या रहता है? अंडर द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, द थ्रेशोल्ड ऑफ क्वालिटी, बताया था ना, इट इज अ थ्रेशोल्ड ऑफ क्वालिटी। एम आई क्लियर? आपको एमसीक्यूज आएंगे, तो आपको ये वर्ड्स बहुत अच्छे से, अभी आप जब एग्जाम किट के भी क्वेश्चंस करोगे ना, तो आपको जनरली फेथफुल रिप्रेजेंटेशंस के क्वेश्चंस दिखेंगे, और उसमें मेजर रूल क्या आएगा मालूम? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। एम आई क्लियर? ये पेज कौन सा है? ओके। Under the current structure of regulatory bodies, which of the listed below is an overall supervisory body? Which of the bodies listed below is responsible for issuing international financial reporting standards and guidance on their application? बोर्ड। बोर्ड समझ में ना, वही तो इशू करता है। मैम यहाँ तो गाइडेंस आ गया, अगर गाइडेंस भी भले से इफ्रिक इशू करता है, गाइडेंस भी पहले तो, पर अप्रूव्ड कौन करता है? Which of the bodies listed below is responsible for approval of draft interpretation? Approval, अरे अप्रूव तो बोर्ड ही करेगा, इसने क्या पूछा है? अप्रूवल। और इवन ड्राफ्ट इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन तो भले से वो इशू कर सकता है इफ्रिक, बट अप्रूवल कौन देता है? Which of the following best describe the role of IFRS advisory council? देखो, अब ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि मैम आंसर क्या है, तो पहले ट्राई टू एलिमिनेट दोज, जो एडवाइजरी काउंसिल तो है ही नहीं। ठीक है, सो कैन आई से टू सिलेक्ट द मेंबर ऑफ द बोर्ड, कहीं पढ़ा क्या? तो मैम ये तो नहीं होगा। टू प्रमोट द यूज ऑफ आईएफआरएस स्टैंडर्ड्स अमंग द मेंबर्स, मैम ये तो बोर्ड करता है, फाउंडेशन करता है। टू प्रिपेयर द इंटरप्रिटेशन ऑफ आईएफआरएस स्टैंडर्ड, ये करता है क्या? नहीं करता, ये भी बोर्ड बोर्ड ही करता है, या इफ्रिक जो भी करेगा, पर ये तो, इसमें तो नहीं पढ़ा था। अब मैंने आपको बताया था, ये बोर्ड को व्यू प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोजेक्ट्स, बताया था स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोजेक्ट, वर्ड याद रखना। प्लस मैंने आपको कहा था कि ये एजेंडा डिसाइड करने में हेल्प करता है, प्रायोरिटीज डिसाइड करने में। द आंसर इज, एम आई क्लियर एवरीवन? According to this S1, which of the following is not the four core areas of content? आपको दिया था ना core area? सस्टेनेबिलिटी। बात समझ में आई क्यों मैं वर्ड पे आपको बहुत फोर्सफुली बोलती हूँ कि वर्ड्स बहुत अच्छे से याद रखना, बिकॉज हम थ्योरेटिकल पेपर देने जा रहे हैं, लिखना नहीं है, एमसीक्यूज है, तो वो पूरी ऐसी थ्योरी नहीं लिख के देंगे, आपको मेन मेन वर्ड्स आना चाहिए। अगर गवर्नेंस है तो गवर्नेंस, अगर रिटेड 4 पॉइंट देती तो आपको आ जाएगा समझ में कि गवर्नेंस का काम क्या है, बट अगर वर्ड ही नहीं आया गवर्नेंस, तो आप नहीं कर पाओगे। एम आई क्लियर एवरीवन? चलो, सो मैम हमने बस एक एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, फिर देन विल वाइंड अप। मैम हमने क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, जिसमें हमने फंडामेंटल का पढ़ा, दैट इज रेलेवेंस एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। अब हम इनहांसिंग, मतलब हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अच्छा, इनहांस मतलब कहना इसे बना तो अच्छा ही है, पर अगर ये भी फीचर्स होते तो वो और अच्छा होता, दैट इज कॉल्ड इनहांसिंग। हम क्या चाहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल हो, आपको डिसीजन लेने के लिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाइमली अवेलेबल हो, यस और नो? मैम, whatever the information present in the financial statement should be verifiable, yes or no? This is enhancing quality characteristics। आप कंपेयर करते हो तो एक क्वालिटी होनी चाहिए टू डू द कंपैरिजन। आप उसको सेम, अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंट बेसिस पे अप्लाई की जाएगी, या रूल्स सेम कंसिस्टेंट, इट कैन बी इजीली कंपेरेबल, यस और नो? वेरीफाइबिलिटी, मैम whatever the information present in the financial statement should be verifiable। अब कहीं ना कहीं उसको वेरीफाई, देखो, एज अ नॉर्मल पर्सन वी कांट वेरीफाई अ लॉट, बट एज अ, जैसे पता है क्या होता है, आप लोगों को पता है कि नहीं, जैसे कंपनीज के रजिस्ट्रार ऑफिस होते हैं, वो वहां पे उनके सारे डॉक्यूमेंट्स रखते हैं। एज अ पब्लिक पर्सन यू कैन गो एंड विजिट टू सी ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स।
देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि आप नहीं देख सकते। अपने को लगता है ना मैम वेरीफाइबिलिटी वाला कैसा फीचर्स है, हम तो कर ही नहीं सकते। तो इट्स नॉट दैट कि आप इंटरनली वेरीफाई नहीं कर सकते बहुत इन डेप्थ, बट स्टिल उनके अकाउंट्स डिपार्टमेंट, मेन अकाउंट्स डिपार्टमेंट, उनके रजिस्ट्रार पे या इनके हेड ऑफिस पे डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं। यू कैन गो, वहां पे लिखा हुआ भी होता है टाइम कि आप इस टाइम पे विजिट करके आप इन डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हो। क्योंकि पहले के जमाने में थोड़ी इतना सोशल मीडिया था, इतना था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतना ही पब्लिकली अवेलेबल होते थे। था क्या, कहाँ डालेंगे, कोई पोर्टल ही नहीं होता था। तो पीपल विल एक्सेस थ्रू देयर रजिस्ट्रार ऑफिस। देन टाइमलीनेस, ऑब्वियसली आपको डिसीजन लेना है, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस साल का 2 साल बाद दे रही हूँ, कुछ काम का आएगा क्या? नहीं। तो जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आपको टाइमली अवेलेबल होना चाहिए। अब मैम टाइमली आजकल आपने पढ़ा होगा, जैसे हमने क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा था एक बार, क्वार्टर्स के थे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आजकल क्वार्टरली, हाफ ईयरली आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि आप कंपनी की ग्रोथ देख पाओ और डिसीजंस ले पाओ। मतलब आज के टाइम में बहुत ट्रांसपेरेंसी है रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट्स और कंपनीज। पहले इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, तो उसकी वजह से कंपनी फ्रॉड करती थी। बात समझ में आ रही? क्योंकि आप अगर बहुत सारे केसेस पढ़ोगे ना, एनड्रॉन, ये सब जो केसेस हैं, लाइक मैंने आपको सत्यम केस बताया, या आप अभी नीरव मोदी का केस पढ़ो, आप जब इन केस स्टडीज करो तो आपको लगेगा कि यार लूपहोल, हर जगह लूपहोल्स इंसान ढूंढ लेता है। और वो इतने, मतलब सत्यम केस पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, अरे बाप रे, मतलब फ्रॉड करना आपको लग भी नहीं रहा है फ्रॉड है, और फ्रॉड हो गया। मतलब बहुत लोगों का पैसा फंसा था, बहुत। एनरॉन केस तो बेस्ट केस है टू डू द स्टडीज इन केस ऑफ फ्रॉड। ऑडिट जब पढ़ेंगे ना, तो बहुत सारी फैकल्टीज आपको बोलेगी कि एक बार एनरॉन का केस पढ़ के आना। बहुत सारे केस हुए, उसकी वजह से थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस, रिजिडनेस आई है चीजों में। क्लियर? एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, मतलब आप फाइनेंशियल, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सिखाओगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करना, बट आप ऐसे फॉर्मेट में, ऐसे वे में बनाओगे कि जिसको बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज है। अब आपके पापा को क्या इतनी एडवांस नॉलेज होगी क्या कि रेवेन्यू ऐसे लिखना है, लीज ऐसे लिखना है, टैक्सेशन ऐसे करना है? नहीं। पर अगर उनको बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज है कि हाँ क्रेडिट होती है, इनकम, डेबिट होता है, एक्सपेंसेस, और जो आता है वो साल भर का प्रॉफिट होता है, बैलेंस शीट में एसेट्स होती है, इतना तो हमारे पेरेंट्स को पता होता है ना, जब अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हैं। तो अगर उनको बेसिक नॉलेज भी है, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एटलीस्ट रीड कर पाए, समझ पाए। बात समझ में आई? सो यू शुड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अ सिंपलेस्ट वे दैट कैन बी अंडरस्टैंडेबल बाय द जनरल पब्लिक। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट नहीं बनाएंगे। सो क्या हुआ मैम, इनहांसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में 4 फीचर्स होने चाहिए: comparability, verifiability, timeliness and अंडरस्टैंडेबिलिटी। एम आई क्लियर एवरीवन? इस चीज को आप रीड कर लेंगे क्या? बेसिक है। कंपैरेबिलिटी का फीचर, वेरीफाइबिलिटी का फीचर, टाइमलीनेस का, अंडरस्टैंडेबिलिटी का। जैसे मैंने बोला, रीजनेबल नॉलेज के साथ भी सामने वाला उसको पढ़ पाए, वे इन इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटीज ऑफ द यूजर्स। बेसिक नॉलेज के साथ भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर पाए? रीड कर पाए। इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फ्रेमवर्क एंड द IFRS, which one is prevail? IFRS. Am I clear everyone? Last question कर लो। The board framework identified the qualitative characteristics: relevance, comparability, verifiability, understandability, and the faithful representation. Which of the above जो बनी है enhancing characteristics नहीं है? कौन सी characteristics enhancing में नहीं आती? Relevance and faithfully, क्योंकि ये किसकी characteristics होती है? फंडामेंटल की। मैम कंपेरेबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड एक और क्या है? टाइमलीनेस। एम आई क्लियर? इस चैप्टर में अब सिर्फ एक टॉपिक बचता है, दैट इज कॉल्ड द डेफिनेशंस ऑफ एलिमेंट्स। मतलब हमने यहां तक पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, हमने क्वालिटीज पढ़ ली कि कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। अब जो हमारा बचता है दैट इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एलिमेंट्स हमने बहुत अच्छे से पढ़े, 5 एलिमेंट्स होते हैं। कल इनका डेफिनेशंस पढ़ लेंगे। एसेट्स, लाइबिलिटीज को इनको कब रिकॉर्ड करना है, कब डी रिकॉर्ड करना है, वो पढ़ लेंगे। एम आई क्लियर एवरीवन? डन। अब कल की बात, एक चैप्टर और बच रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का मेजरमेंट, जिसमें हमने फेयर वैल्यू पढ़ना सीखी थी ना।
वैसी वेराइटीज ऑफ कॉस्ट होती है. दैट वी विल नॉट डिस्कस टुमारो और नॉट डे आफ्टर टुमारो. बिकॉज कैसा है, थ्योरिटिकल चीज फिर भी ऑनलाइन समझी जा सकती है या नहीं, सुनना ही तो है, इतना कोई तिगड़म खान चीज नहीं है. बट वॉट आई वॉन्टेड कि जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बार सिंगल एंटिटी के एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस करा दूं, 2 से 3 क्वेश्चंस करा दूं. उससे फायदा ये होगा कि जब हम ऑनलाइन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या मैं रीड करूंगी, आप मुझसे कनेक्ट फील कर पाओगे. नहीं तो क्या होगा कि करा ही नहीं, देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, तो बहुत, क्योंकि देखो, बहुत टीचर्स बोलते हैं सिंगल एंटिटी खराब है, पर अगर मैं फ्रैंकली बोलूं, आपको पूरे सब्जेक्ट में अगर सबसे अच्छी कोई चीज लगेगी वो सिंगल एंटिटी होगी. कब? इसमें भी देखो एक क्लॉज है, वो कब? जब हमारे दूसरे चैप्टर्स अच्छे होंगे. मैं लिटरली बोल रही हूँ, जब आप सिंगल एंटिटी करोगे तो आप विश करोगे कंसोलिडेशन से अच्छा तो सिंगल एंटिटी आ जाए. बिकॉज कंसोलिडेशन में आपको कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट रिटेन करने, नई चीजें सीखी ना. बट इन केस ऑफ सिंगल एंटिटी आपको कुछ नया सीखना ही नहीं है. आप अगर 5 एडजस्टमेंट्स दे रखे हैं तो वो 5 एडजस्टमेंट कहां से आएंगे? कुछ आईएएस 16 से आ जाएंगे, कुछ आईएएस 36 से आ जाएंगे, 38 से आ जाएंगे, पर वही एडजस्टमेंट आएंगे जो आप पढ़ चुके हो. इट्स मींस सिंगल एंटिटी के लिए आपको एग्जाम में स्पेसिफिक मेहनत करनी ही नहीं. जो आईएएस सारे के रिवीजन कर लिए मतलब सिंगल एंटिटी का रिवीजन हो गया. बट डर किस बात का लगता है पता है? अभी हम इतने इतने से क्वेश्चंस देखते थे, और वो 2 पेज में क्वेश्चन दे देता है, और हमको सबसे ज्यादा डर ही बड़ी चीजों से लगता है. छोटी चीजों से हम डरते नहीं मैम. 2 लाइन का क्वेश्चन आएगा, आराम से पढ़ के करेंगे. वही उसने 7 लाइन दे दी तो लगेगा कुछ ज्यादा ही पूछा है, हमको तो नहीं आएगा. बट मैं अभी भी बोल रही हूँ, जब मैं कल या परसों हम जब भी स्टार्ट करेंगे, हम बहुत पेशेंसली क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत पेशेंसली. एंड ट्रस्ट मी, प्लीज इसको लेके माइंडसेट मत बनाना सीनियर्स दे, कोई और फैकल्टी दे. सिंगल एंटिटी बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी है. मैंने आपको लिस्ट ऑफ चैप्टर्स बता दिए थे. IAS 2, IAS 16, फाइनेंशियल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, लीज, कुछ ये बेसिक टैक्सेशन. ये टैक्सेशन तो नहीं किया हो तो पढ़ लेना, आपको सिंगल एंटिटी के हर क्वेश्चन में टैक्सेशन दिखेगा. कंपनी एसेट खरीदे ना खरीदे, गवर्नमेंट टैक्स तो लेगी ही लेगी. बात समझ में आई? तो कल हम मोस्टली आधा घंटा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की डेफिनेशन पढ़ने में लगेगा. देन विल ट्राई कि हम 1 घंटा एक सिंगल एंटिटी का क्वेश्चन तो करें. आई रियली, देखो थ्योरेटिकल में पढ़ा दूंगी, कोई बड़ी बात नहीं है. आने के बाद पढ़ा दूंगी, एक दिन में पूरा चैप्टर हो जाएगा. वो चैप्टर 6 पेज का है. बट सिंगल एंटिटी नहीं हुआ ना, तो कभी एग्जाम में अगर 20 मार्क्स में सिंगल एंटिटी फंस गया तो हम पैनिक हो जाएंगे. मैं चाहती हूँ अभी मैं करा दूं, तो जब मैं ऑनलाइन सेशंस लूंगी तो हम रोज के एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. तो आपको मैं जितनी प्रैक्टिस करा सकती हूँ मैं सिंगल एंटिटी की कराने को तैयार हूँ. ठीक है? एम आई क्लियर एवरीवन? मैंने आप लोगों को ग्रुप बनाने का बोला था. देखो मैं सिंपल सा बोल रही हूँ, मेरा कुछ भी नहीं जाएगा. ठीक है? मैं अगले दिन लीज ले लूंगी. रेवेन्यू तो आजकल में खत्म हो जाएगा, मैं लीज ले लूंगी. अब आपको लीज पढ़ना हो तो पढ़ लो. मैं तो आप लोगों को एक गिवन एडवांटेज दे रही हूँ कि चलो एग्जाम्स आप लोग दे रहे हो, तो आप बताओ क्या पढ़ना है वो पढ़ेंगे. मेरी प्रीवियस बैचेस में भी जिनके बच्चों के 2 ही लड़कियां थी केवल, और मैंने पूरी सीक्वेंस उन 2 लड़कियों के पीछे चलाई, क्योंकि आप पेपर दे रहे हो ना, तो आपको एडवांटेज मिलना चाहिए. इनको क्या फर्क पड़ता है जो मार्क्स दे रहे हैं, लीज पहले पढ़ ले कि टैक्सेशन पहले पढ़ ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिटरली नहीं पड़ेगा. पर आपको फर्क पड़ेगा क्योंकि लीज पढ़ रखा है और टैक्सेशन डाउट है, ईपीएस में डाउट है. तो बना लो, कॉमनली डिसाइड कर लो कि कौन कौन से टॉपिक पहले पढ़ना है, मैं पहले वो पढ़ा दूंगी. एम आई क्लियर? एक को फाइनेंशियल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज भी था. स्टार्ट करेंगे चैप्टर्स. ठीक है? तो मुझे ना नाम बता दो तो क्या मैं सीक्वेंस वही स्टार्ट करूंगी, लीज क्यों स्टार्ट करूँ ना. एम आई क्लियर एवरीवन? चलो, कैन वी वाइंड अप अ सेशन फॉर अ डे? अवनी, पार्थ, राशि, रुद्र. हाँ. कौन सा? अरे देखो, आंसर में 6 years है. जस्ट लेट मी चेक. 1 मिनट.
चलो 1 मिनट क्लास वाइंड अप करें।